माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज़्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान। हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा। जिस तरह से आज केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशन है उनको मौका दिया गया है। कि आज के ऑर्डर को आपको इस बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि कोर्ट के सामने इशू क्या है। कोर्ट के सामने कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इशू है। जिस मुल्क में बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, उस मुल्क में अलग अलग कानून बने हुए हैं। तो एक मजहब के कानून को उठाकर उसमें ऐसे प्रोविजंस डाल दें जो बिल्कुल सिरे से डिस्क्रिमिनेटरी हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो रिलीजन को फॉलो करने का हर इंडिविजुअल का इख्तियार है उसको हिट करता हो, ये कोर इश्यूज हैं कोर्ट के सामने। उस बैकग्राउंड में कोर्ट ने आज कुछ रिलीफ दिया है और आगे 5 मई के लिए ये मामले को रखे गए हैं कि जब तक जो है पार्टीज प्लीडिंग्स कंप्लीट करेंगी, काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर फाइल होगा, और उस दिन अगर कोर्ट को लगा कि और इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत है तो उस दिन इसको प्रेस किया। एडवोकेट शायद मेरे साथ मौजूद हैं। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कल कोर्ट ने अपने बयान में कहा था जब कल सुनवाई होती है कि क्यों ना हाई कोर्ट में दे दिया जाए मामला, उनको भी सुन लिया जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे आए या हम सबको क्लब करें। जो आप बता रहे हैं 68 जो पिटीशन दाखिल हुई हैं, उन पिटीशंस का किस तरीके से क्लब करेंगे, सबको कैसे करेंगे, वो सारी चीज़? वो सब क्लब्ड हैं, लेकिन उन पिटीशंस को एप्लीकेशन के तौर पर माना जाएगा
टॉप 5 पिटिशंस के वकीलों को सुनेंगे, उसमें अगर कोई जरूरत पड़ी तो बाकी लोगों को भी सुनेंगे, लेकिन टॉप 5 को सुना जाएगा। टॉप 5 को ही सुना जाएगा। हाँ, रेस्पॉन्स भी दाखिल कर सकते हैं। रिस्पॉन्स दाखिल करते हैं जितने भी पिटिशनर्स हैं वो रिस्पॉन्स बिल्कुल। कोर्ट से शायद साहब एक राहत आप लोगों को भी है, जितने पिटिशनर्स हैं, मैं अगर बात करूं जो भी 68, 70, 73 जितने भी थे, उनको एक राहत है कि सुना सबको जाने के लिए कोर्ट ने एक तरीके से एग्री किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है इसको। सर बिल्कुल, देखिए हर चीज़, मैं कल जो समाअत हुई तकरीबन 2.5 घंटे की और आज जो हुई तकरीबन आधे घंटे की, इसका एक एक सेकंड पॉजिटिव वे में मैं देखता हूँ। सब कुछ पॉजिटिव था। पॉजिटिव इसलिए था कि इन्होंने जो अमेंडमेंट किए ये पूरी तरह से गैर कानूनी थे, असंवैधानिक थे, सेकुलरिज्म के खिलाफ थे, और ये मतलब कितनी विडम्बना है कि जो शहरी मुसलमान लोग भी बराबर के शहरी हैं। आप जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भाई हिंदू एंडोमेंट बताइए कौन सा हिंदू है, आप यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो, कहाँ मुस्लिम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इसमें सोचिए कि पूरी तरह से हर पल पॉजिटिव था, हर पल। आज भी पॉजिटिविटी 100% थी, कल भी। आगे कितनी उम्मीद लग रही है शायद साहब? चूंकि ये असंवैधानिक है, चूंकि ये गैर कानूनी है, आपका ग्राउंड मजबूत है। बिल्कुल, हम पहले दिन से कह रहे हैं, और वही सब चीज़ें जो हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं, उन्हीं आर्गुमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल के सामने एक चीज और बचा, जो आपके अपोजिशन में थे, मतलब जो इस बिल के पक्ष में थे, उनकी दलीलें क्या हैं, क्यों पक्ष में थे, किस बेस पर पक्ष में थे? उनकी कोई दलील नहीं है, उनकी सिर्फ दलील ये है कि साहब चूंकि गवर्नमेंट ने पास कर दिया इसलिए इसको मान लिया जाए। अच्छा। वो चाटुकारिता वाली है कि साहब ये फायदा करेगा, क्या फायदा करेगा उन्हें कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक तो फायदा नहीं गिना पा रहे वो लोग। तो आज उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए टाइम लिया था, जिस पर उन्होंने कहा हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, स्टे कर दिए ये वाला। अच्छा, तो ये इनके पास में कोई इस बात का जवाब मैं अगर खुले शब्दों में ये कहूँ, अल्फाज में कि सरकार के पास इस वक्त फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से ये टाइम मांगा सर गया। फौरी तौर पर उनको कोई जवाब है ही नहीं। अब आप कहते हो ड्रामा ये करते हो, हमने जेपीसी में 3 महीने साहब मीटिंग करी, ठीक है, उसके बाद आप कहते हो कि हमने 10 साल तक इस पर गहन सोच विचार किया, आप ये लेके आए हो, और आपके पास इतना सा जवाब नहीं है कि बताइए कैसे धार्मिक नहीं है, बताइए कैसे संविधान के खिलाफ नहीं है, बताइए कैसे मुसलमानों को फायदा करेगा। एक बात का भी जवाब नहीं है आपके पास। इतने साल की आपकी मेहनत के बाद जो आप कहते हो, तो आप तमाम कुतर्क कर रहे थे। आपने ताकत के बेस पे आपने पार्लियामेंट के अंदर पास कर लिया, लेकिन जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान का जो प्रारूप है वो ये है कि आप पार्लियामेंट से अपनी ताकत के बल पे पास तो कर सकते हो, लेकिन उसका एडजुडिकेशन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट ही करेगी। वही आज ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एडजुडिकेशन की पावर तो हमारी है ना, हम कर रहे हैं इसको एडजुडिकेट। तो एसजी तुषार मेहता ने कैसे कह दिया कि पार्लियामेंट के तहत पास हुआ कानून है, आप इसको ऐसे रद्द नहीं कर सकते? सर तुषार मेहता साहब का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट उसी ताकत के बल पर था कि साहब हम चूंकि पावर में हैं, पार्लियामेंट के अंदर हमने पास कर दिया, आप नहीं कर सकते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये अल्फाज थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, बोले आप पास कर सकते हो, एडजुकेट तो हम करेंगे ना। एक्ट सही पास हुआ है नहीं पास हुआ है, ये तो हमारा काम है एडजुकेट करने का, और हमने प्राइम फेसा ये लगता है कि नहीं इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पर बात हो रही है। उन्हीं मुद्दों में बात। इसमें एक पॉइंट और भी रह गया था, जिसमें गैर मुस्लिमों को इसमें रखने का, उस पर भी बहुत गहमा-गहमी हुई, बहुत उस पर भी बहस हुई। उसमें किस तरीके से रखा गया है? उसको भी स्टे है, कोर्ट ने क्या बोला उसको भी तुषार मेहता साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम कोई भी नियुक्ति नहीं करेंगे, कोई भी नियुक्ति नहीं करेंगे हम अगले आदेश तक। 1 हफ्ते कहा है, लेकिन उसका मतलब अगले आदेश तक ही है वो, मतलब जब तक नेक्स्ट हियरिंग जब होती है तब तक नेक्स्ट हियरिंग वो मेरे ख्याल कंटिन्यू वो चलती रहेगी। जितने भी पॉइंट्स जो उठाए गए थे उन पे स्टेटस की बराबर ही, मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्टे के बराबर ही बात है, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड एसजी तुषार मेहता की तरफ से किया गया, जिसको रिकॉर्ड में कोर्ट ने लिया और वही ऑर्डर पास किया गया है फिलहाल।